दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज जीके जीएस की 5वीं सीरीज लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। देखिए इस सीरीज में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इस सीरीज में है सवाल जवाब, कुछ और भी नहीं है। हर परीक्षा में एक ही तरह के प्रश्न आते हैं, वो है वही आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो यार अलग से क्यों तैयारी करना, एक बार आप जीएस पर प्रैक्टिस कर लो, आगे से ये आपके हर एग्जाम में हेल्प करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देने से क्या हो जाता है कि आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी हो पाती है। ठीक है, तो जीके जीएस की इस 5वीं सीरीज में देखते हैं कि आपको और कौन कौन से नए प्रश्न मिलते हैं और कौन से नए प्रश्न के अलावा पुराने वाले मिलते हैं। चलो पुराने तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं इस बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होने दे रहा हूं। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हो रहा है। पिछले 5 दिनों से आप देख रहे हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा, रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जो लोग इंस्टॉल नहीं किया एप्लीकेशन वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। यार सर्वाधिक संख्या में जीव जंतु कहां पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था वैसे तो पाए जाते हैं सदाबहार वाले वन में। कहां मिलते हैं? सदाबहार वाले वन में। एक सेकंड, वैसे तो कहां मिलते हैं? सदाबहार वाले वन मिलते हैं, लेकिन अगर सदाबहार ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे में आप वर्षा वन भी टिक कर सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, यहां पर भी दूसरे सबसे ज्यादा नंबर पर क्या पाए जाते हैं? जीव जंतु या वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वैसे कहां होते हैं? सदाबहार वन, लेकिन सदाबहार वन ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से यहां पर क्या उत्तर है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। दोस्तों आज मैं कमेंट आप सभी का नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है हमारी टीवी में। ठीक है, जिस वजह से मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बार बार मोबाइल में देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, इस वजह से मैं आज अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर करूंगा। कोई दिक्कत, कोई शक? ठीक है, तो परेशान मत होइए, आप आराम से जुड़ जाइए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ जाएं। जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ जाए दोस्तों। ठीक है, निवेदन है, देखिए जितने लोग लाइव आएंगे उतना ज्यादा अच्छी स्टडी हो पाएगी। ठीक है, डेली 11 बजे इस तरह का जीके जीएस की सीरीज दी जाती है। इसके अलावा शाम को 5 बजे साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, स्पेशली 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। और रात को 11 बजे ऑपरेशन 10 की सीरीज चलती है, 10 ऐसे प्रश्न जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम डिस्कस करते हैं कथन कारक वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, सुमेलित करना है, कौन सुमेलित नहीं है, कालक्रम सेट कीजिए, इस तरह के प्रश्न हम लोग हल करते हैं। 10 क्वेश्चन होता है लेकिन बड़ा मजा आता है। ठीक है, आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, समझ गए? चलिए, जर्मनी का हैम्बर्ग नगर प्रसिद्ध है। जर्मनी में एक जगह दोस्तों हैम्बर्ग, वो किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। लिख रहा है जलयान के लिए, वायुयान उद्योग के लिए, शराब उद्योग के लिए या फिर खनिज तेल के लिए। तो दोस्तों जर्मनी का जो हैम्बर्ग है ना, ये याद रखिए जलयान उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? जर्मनी का ये जो उद्योग जलयान उद्योग है वह हैम्बर्ग में होता है। हैम्बर्ग याद रहेगा, हैम्बर्ग जगह का नाम है हैम्बर्ग। ठीक है, इसके अलावा चिली एक देश पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में है। चिली में एक जगह दोस्तों सैंटियागो, क्या नाम है? सैंटियागो, वहां पर शराब बनता है, वहां पर शराब उद्योग वहां का फेमस है। इसी तरह अमेरिका में एक जगह है ह्यूस्टन। ठीक है, ह्यूस्टन का दोस्तों खनिज तेल फेमस है। उसी तरह से यूएसए में एक जगह है सिएटल, वहां पर वायुयान उद्योग है, वो भी प्रसिद्ध है। तो परीक्षा में कहीं से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को लेकर के आप बिल्कुल तैयार रहना। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं वो बता दो। अनसन, ये लोहा एवं इस्पात क्षेत्र है। ठीक है, ये अनसन दोस्तों ये जगह पड़ता है चीन में, ये बिल्कुल सही है, वहां पर लोहा और इस्पात के कारखाने हैं। डेट्राइट दोस्तों, डेट्राइट याद रखिएगा, यहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग है, ये भी सही है। मॉस्को ये राजधानी है रूस की और यहां पर पोत निर्माण लिख रहा है, गलत है। यहां पे पोत निर्माण नहीं होता दोस्तों, यहां पे है इंडस्ट्री बहुत सारी है लेकिन यहां पे पोत निर्माण नहीं होगा। ओसाका ये आपके जापान में है, यहां पर वस्त्र उद्योग फेमस है। मॉस्को में दोस्तों याद रखिएगा क्या है, वहां पे पोत निर्माण नहीं है, उसके जगह पर क्या है दोस्तों? रसायन एवं मशीनरी उद्योग है। जो आपका अनसन था वो चीन में है, जो टेट्राइट था वो डेट्राइट वो अमेरिका में है ऑटोमोबाइल के लिए, और रूस रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए
ओसाका जापान में है, ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया क्या? जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, मजा नहीं आ रहा है, जल्दी से शेयर करिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए अगर शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा यार, ठीक है। आप खुद भी चाहो ना, स्टडी 91 आपका चैनल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रेस्ट पीरियड में क्या किया, आप लोग एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप आगे बढ़ाइए। अगर आप किसी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े तो वहां तक आप इसको बढ़ाइए। मस्सावा बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है, निम्न में से किस देश से संबंधित है? बताइए। मस्सावा बंदरगाह, मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। मस्सावा बंदरगाह किससे संबंधित है? याद रखिए दोस्तों, मस्सावा, तो ध्यान दीजिएगा, मस्सावा जो बंदरगाह है ये इरिट्रिया से संबंधित है। कहां से? इरिट्रिया। ये है लाल सागर के तट पर ही, लेकिन इरिट्रिया से संबंधित। लाल सागर के तट पर कई सारे हैं, जैसे सऊदी अरब के पास में एक बना हुआ जिहाद, जिहादी नारा सुना ना, जिहाद, जिहाद नाम उसका है, ये बना हुआ है। यमन में आपने अदन देखा होगा, बंदरगाह है। सोमालिया में मोगादिशु है, सोमालिया जो देश है अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर मोगादिशु है, ठीक है। तो ये सभी लाल सागर के किनारे बने हुए बंदरगाहों के नाम हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? कौन सा जलमार्ग है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है? तो याद रखिए दोस्तों, इधर पड़ता है आपका अमेरिका, ठीक है, और इधर पड़ता है आपका ऊपर साइड में यूरोप, नीचे साइड में अफ्रीका, और यहां पर अटलांटिक ओशियन। इसके बीच का जो मार्ग है, यानी उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है, ये सबसे ज्यादा व्यस्ततम मार्ग है, सबसे ज्यादा व्यस्ततम मार्ग है, क्योंकि 4 बड़े महादेश हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और फिर अफ्रीका, इनके बीच में पड़ता है जगह। तो याद रखिएगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो मार्ग है, ये सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी दे रहा है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसको बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, वो भी याद रखेगा। स्वेज जो नहर है, ये विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है, 165 किलोमीटर लंबी नहर है, और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बताइए, सुमेलित करना है। पश्चिमी घाट, हिमालय प्रदेश और हरियाणा और पंजाब, छोटा नागपुर, पठार, किससे करना है? वनस्पति का प्रकार बताना है, बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं वनस्पति का प्रकार। पश्चिमी घाट, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी घाट और खास करके जो हिमालय का सबसे पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, ये दोनों भारत में ऐसे स्थान है जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन टाइप का ऑप्शन ढूंढिए कहां पर है। देखिए यहां पर सदाहरित एक वर्ड दिया है, ठीक है, तो बस आप यहां पर टिक कर लो, ये ए का 2 हो जाएगा। हिमालय, हिमालय में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं बताइए, हिमालय में हिमालयी आर्द्र वन कर दीजिए, बहुत बढ़िया दिया है, तो मैच कर गया। हरियाणा और पंजाब में कंटकी वन कर दीजिए, क्यों? क्योंकि हरियाणा पंजाब जो है ये आपका निचला हिमालय है, ठीक है, नीचे शिवालिक हिमालय किससे में आता है। और छोटा नागपुर पठार में ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी कर दीजिए, ठीक है। तो ये मिला लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 1, कोई मिल रहा है ऑप्शन 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर मैच कर रहा है, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या है? दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसी मतलब जैसे मान लीजिए आपके खेत में 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन अनायास का 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग क्या हैं, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, उनके काम करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके रहने से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा है। तो ऐसे में होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। तो याद रखें यहां पर सही हो जाएगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। मतलब कर्मचारियों की संख्या बढ़ने पर उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे लोगों का क्या फायदा, वहां पर छिपी बेरोजगारी है, जिसको आप प्रच्छन्न बेरोजगारी भी नाम देते हैं। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? दोस्तों अगर राजस्व व्यय है, राजस्व आय है, तो इसका अंतर क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा का नाम दिया जाता है। क्या? राजस्व घाटा। जब कभी राजस्व व्यय से ज्यादा आय से ज्यादा राजस्व व्यय हो जाता है, तो ऐसे में राजस्व घाटा ही निकल कर आता है। और 2019-20 के लिए जो राजस्व घाटा है वो कितना है, 2.2% रखा गया है, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है? जो आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं, वो बताना। आपको पता है दोस्तों, अनुच्छेद 352 में वैसे भाग 18 इसके बारे में बताता है, ठीक है, आपातकाल के बारे में। आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। आपसे पूछ रहा
रहा है कौन आपात की उद्घोषणा का साधन नहीं है, लिख रहा है युद्ध। युद्ध होगा तो आपातकाल तो लगाएंगे, बाह्य आक्रमण होगा तो आपातकाल लगाएंगे, सशस्त्र विद्रोह होगा तो भी लगाएंगे, आंतरिक अशांति बोल करके आप आपातकाल नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा होने लगा तो हर केंद्र सरकार हर राज्य पे आंतरिक अशांति का आरोप लगा देगी कि वहां पर अशांति, इसलिए हम आपातकाल लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये चौथा वाला क्या हो जाएगा, ये गलत है। यहां पर सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए या संवैधानिक तंत्र विफल होना चाहिए, तब माना जाएगा। तो यहां चौथा वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया। आपको पता है दोस्तों, योजना आयोग को फिलहाल समाप्त करके नीति आयोग बनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। कह रहा संविधान के अंतर्गत नहीं, संविधान में योजना आयोग की कोई चर्चा नहीं की गई। कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं क्या आप? नहीं ना, यानी ये नहीं है। संसद के अधिनियम के अंतर्गत मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा नहीं दोस्तों, अब बात है संसद का एक अधिनियम। अधिनियम यहाँ पे नहीं बना है, ये मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग बनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में होता है। अब इसको समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। यही योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था और सरकार 5 साल के लिए कार्य करने में बिजी हो जाती थी। तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, याद रखिएगा, 1950 में इसकी स्थापना हुआ था, मार्च में। ठीक है, चलो आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है? मतलब न्यायालय ऐसा नहीं है, न्यायालय किसी भी चीज का जांच कर सकती है, लेकिन संसद की कार्यवाहियों का जांच न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबंध जो लगाया गया किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 122 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 122 के तहत यह बताया गया है कि इस पे प्रतिबंध लगाया गया। बाकी 126 में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में 27 में बताया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। हाँ, 122 सही है। ठीक है, और 126 में वही नियुक्तियों वाला बात है, कार्यकारी वाला, और 27 में तदर्थ है, और 39 में दोस्तों रीट जारी करने की जो शक्ति है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो तो अनुच्छेद 32 में है, लेकिन यहां पर उस शक्ति का विस्तार भी किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 139 में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो, स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह को कुचलने के लिए लखनऊ में कौन ब्रिटिश अधिकारी था? जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय लखनऊ में जो ब्रिटिश अधिकारी था उसका नाम क्या था? निकोलस और हडसन। ये तो दोस्तों दिल्ली देख रहे थे। निकोलस और हडसन क्या देख रहे थे? दिल्ली देख रहे थे। ठीक है, कैम्पबेल और हेनरी लॉरेंस, ये सही हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों कहां पढ़ते हैं? लखनऊ में थे। लखनऊ से आंदोलन को आग कौन दे रही थी बताइए? बेगम हजरत महल। क्या नाम था? बेगम हजरत महल। इनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी कर्नल नील कहां से थे? ये इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद याद रखिए। इलाहाबाद में लियाकत अली थे और यहां पर विद्रोह को शांत कराने के लिए कर्नल नील था। ह्यूरोज की लड़ाई झांसी में चल रही थी और झांसी वाली रानी को इसने कहा था कि एक अकेली मर्दानी कोई है, वो झांसी वाली रानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने सब बातें बता दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? बताइए, किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। यही वो महिला है जिन्होंने भारतीय ध्वज को सबसे पहले फहराया था। ठीक है, एक छोटा सा सम्मेलन हुआ था विदेश में, ठीक है, जर्मनी में, वहां पर फहराया था भीकाजी रुस्तम कामा ने। ठीक है, या मैडम कामा बोलते हैं इनको भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है। पंडिता रमाबाई दोस्तों, इनको पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संस्कृत में जो है उपाधि दिया गया था और पंडित की उपाधि भी दिया गया था। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? जो जोड़ा गलत है वो आपको पकड़ना है। सुनिए, मौलाना आजाद ने निकाला अल हिलाल, सही है। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने निकाला केसरी, सही है। जवाहरलाल नेहरू ने निकाला नेशनल हेराल्ड, सही है। महात्मा गांधी निकाला द पॉइनियर, ये गलत है। महात्मा गांधी ने हरिजन नाम की पत्रिका निकाला था और यंग इंडिया निकाला था। पॉइनियर के संपादक कौन थे? जॉर्ज एलन थे। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी मत चूज करिए, ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। बड़ा लगातार क्लास चलता रहता ना, एकदम सांस नहीं ले पाता हूं मैं, मुझे ऐसा फील होता है मैं सांस नहीं ले पाता हूं। ठीक है, इसलिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोविड वाला मामला नहीं है, उससे अभी मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अभी भी विकास सर आए नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी चिंता उनकी बनी हुई है, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप बने रहिए बस चैनल पर। ठीक है, तो जॉर्ज एलन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का प्रयोग कीजिए। खुर्रम का विद्रोह, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध और खुसरो का विद्रोह। अच्छा, तो अब देखिए चौसा यहां पर सबसे पहले हुआ था दोस्तों 1539 में, ठीक है। तो यहां पर 2 पहले आएगा। अब 2 पहले आएगा तो देखिए आपको पता चल गया उत्तर नंबर 4 हो गया, लेकिन फिर भी आप मैच कराओ, ठीक है। धर्मत का युद्ध दोस्तों ये 1658 में हुआ था, ठीक है। खुर्रम का विद्रोह ये 1623 में हुआ था, 32 में नहीं, 32 में तो शाहजहां ने ताजमहल का रचना का वो बनवाना शुरू किया था, उसी 32 को उल्टा कर दीजिए 1623 हो जाएगा। और खुसरो वाला विद्रोह दोस्तों ये 1608 में हुआ था ना, कितना 8 था। खुसरो का विद्रोह कब था, शायद 8 था। तो एक बार देख लीजिएगा 23, 39, 58। अब एक बार मैच करा लीजिए, 2 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2, 4, 1, 3 और मैं पहले भी बता दिया। ये रटने और रटाने वाली काम मत करिए। अब मान लीजिए कभी यहां पर भी 2 ऑप्शन दे देता तो क्या करते हैं, हाँ। तो ऐसे में आप याद करिए, हर बार तुक्का आपके जीवन में काम नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को स्थापित किया था। सिख गुरु, कुल याद रखिए सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं और उसके बाद जो किताब था गुरु ग्रंथ साहिब उसी को गुरु मान लिया गया, ठीक है। तो सिखों में 2 तीसरे गुरु थे, उनका नाम था गुरु अमरदास, ठीक है। अमरदास ने अमर वाला काम किया है, याद रखेगा, लंगर शुरू किया। यहां पर चाहे कोई भी बड़ा छोटा कैसा भी आदमी हो, सब लोग एक साथ बैठ करके लंगर करते हैं, ठीक है, अमृतसर। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिए अथर्ववेद को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी 3 को क्या बोलते हैं? वेदत्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदत्रयी कहा जाता है, जिसमें अथर्ववेद को नहीं शामिल किया जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण के मंत्र वगैरह दिए हैं, तो इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा जो चिकित्सा के बारे में जानकारी दिया गया वो भी कहां दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया। फिलहाल प्रश्न आपसे कुछ अलग पूछ रहा है। गोपत ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण ये संबंधित होता है ऋग्वेद से, ठीक है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें सूक्तियां लिखी गई हैं। 1028 सूक्ति है यहां पर, ठीक है। तो याद रखेगा गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये ओहो, गोपत ब्राह्मण दोस्तों याद रखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमें। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण वहां पे ऐत्रेय होगा, एको एको होता है ऐत्रेय। मैंने पढ़ा है, स्किप कर गया, मैंने आपको पढ़ाया भी होगा एंशिएंट में, दिमाग से स्किप कर गया। जो ऋग्वेद होता है ना, वहां पे एको एको पढ़ाया गया था। ऐत्रेय और कौशितकी ये दोनों जो होते हैं ये ऋग्वेद से संबंधित होते हैं, और सतपथ वाले जो गोपत वाले हैं वो कहां पर है? वो याद रखिएगा यहां पर हो जाएंगे अथर्व से। लेकिन आप में तो गोपत, अच्छा गोपत पूछा है ना, ठीक है। वो सतपथ की वजह से याद आता है। वैसे स से सतपथ और यजुर्वेद में याद रखेगा, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण वाले यजुर्वेद में जो कर्मकांड दिया था उसके लिए होते थे, ठीक है। तो भी याद रखेगा तैत्रीय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद से, और सामवेद में पंचवीस या तांड्य ब्राह्मण, और ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। बाकी गोपत कहां पर है? तो अथर्ववेद में है। चलिए कोई बात नहीं, होती है गलतियां, होती हैं, बाय मिस्टेक होता है, चीजें समझना पड़ेगा आपको, तब आपको ध्यान आएगा। आगे देखिए, वैदिक कर्मकांड में होता, दोस्तों कभी कभी इसको होता कहा जाता था, कभी कभी इनको होत्री कहा जाता था, होता या होत्री, ठीक है। तो होता या होत्री का संबंध किससे? वैदिक कर्मकांड में इनका संबंध ऋग्वेद से, ठीक है। होता या होत्री का संबंध ऋग्वेद से, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण और एको कौशितकी ब्राह्मण, इन दोनों का संबंध भी ऋग्वेद से है, तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों जैसे वैदिक कर्मकांड में जो ऋग्वेद का पाठ करता था उसको होता या होत्री बोलते थे, जो सामवेद का पाठ करता था उसे उदात्री बोला जाता था, जो यजुर्वेद का पाठ करता था उसे अधर भी बोला जाता था, और जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था, उस पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता था। तो इसको भी आप ध्यान दीजिए। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ठीक है। बताइए कहां पर उल्लेख मिलता है, किस जगह पर, किस चीज में मिलता है? लिख रहा नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख तैत्रीय आर्यक से, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से और बौधायन धर्मसूत्र से। देखिए बौधायन धर्मसूत्र तो गलत हो जाएगा, पतंजलि का महाभाष्य भी यहां पर नहीं होगा। बात आती महाभारत और तैत्रीय आर्यक। तो याद रखें दोस्तों, विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? ये तैत्रीय आर्यक से मिलता है। ये आर्यक ग्रंथ थे, इसको जंगल में बैठ करके लिखा गया था और यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है।
कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रान क्या है? देखिए आपसे परीक्षा में दो तरह की चीजें खूब पूछता है, एक पूछता है कोबोल, दूसरा पूछता है फोर्ट्रान। ठीक है, कोबोल और फोर्ट्रान पूछता है। तो फोर्ट्रान याद रखिएगा दोस्तों, ये विज्ञान से संबंधित है। किससे? विज्ञान। ठीक है, क्योंकि एक वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान से संबंधित है। और वहीं अगर कोबोल की बात कर दूं तो ये व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोबोल। ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज हैं, उच्च स्तरीय भाषा है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। दो तरह के यंत्र होते हैं, एक समुद्र के अंदर जाके पता लगाता है, एक बाहर। ठीक है, बाहर मतलब जो वायुयान पे लगे होते हैं। जो समुद्र के अंदर होता है वो सोनार होता है, जो वायुयान पे लगा होता है वो राडार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोनार। यहां समुद्र के अंदर पूछा है तो क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोनार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी3 की कमी से पेलग्रा होता है, ये भी सही है। विटामिन डी वर्णांधता गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्णांधता जो है दोस्तों ये एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? ये आपको पढ़ाया गया है, बोलो पढ़ाया गया कि नहीं? ये एक अनुवांशिक विकार है, तो याद रखिएगा ये डी में नहीं होगा। डी को दोस्तों कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और वहां पर हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, रिकेट्स हो जाता है, कमजोर हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, फोलिक एसिड, ये रक्त अल्पता बोल सकते हो। फोलिक एसिड दिया भी जाता है, दवा भी होती है, शरीर में ब्लड को बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, तो रक्त अल्पता यहां सही हो जाएगा, यानी खून की कमी होने पर फोलिक एसिड। ठीक है, तो यहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये गलत दिया और आपसे पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, अगला दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। चलो एक बार फिर से बताओ कौन सा नहीं सुमेलित है। स्व प्रतिरक्षित रोग, संधिवाता संधिशोध है, अनुवांशिक रोग क्षय रोग है। क्या बात कर रहे हो यार? क्षय रोग टीबी की बात कर रहा है। टीबी जो है दोस्तों ये ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा है। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ये ना तो वायरस वाला है, ना तो प्रोटोजुआ है, ना तो अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब ऐसा रोग जो आपके ऊपर था और वो चलता चला आएगा। ठीक है, जैसे वर्णांधता वो एक अनुवांशिक रोग है, लेकिन ये क्षय रोग वर्णांशिक नहीं है। तो सीधे सीधे आपको मिल गया कि ये गलत है। वैसे मुझे पामा और चिचड़ी के बारे में पता नहीं था, मैं कंफ्यूजन में था, लेकिन अभी अचानक से उत्तर मिल गया, तो दो वाला उत्तर आप सही कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किस लक्षण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ठीक है, अच्छा, अगर रोज आप अगर मान लीजिए समुद्री नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो याद रखें दोस्तों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समुद्री नमक बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। आपको नॉर्मल या तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए या तो सेंधा नमक खाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूछा है ना कि इसका उपयोग नहीं करना, तो याद रखिए समुद्री नमक का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए, बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, किस वजह से? बादलों वाली रात्रि होता क्या दोस्तों, पृथ्वी अपनी गर्मी को जब रात में बाहर निकालती है तो अगर आसमान खुला होता है तो यहां से विकिरण हो जाता है, और ये जब हवा बाहर चली गई, गर्म हवा बाहर चली गई तो मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर यहां बादल होते हैं दोस्तों तो ये वापस जाती है और टकरा करके फिर वापस आ जाती है, ये टकरा करके फिर वापस आ जाती है, तो ये गर्मी बरकरार होती है। तो इसीलिए लिख रहा है कि बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से ज्यादा गर्म होती है। किस वजह से? तो याद रखिए पार्थिव विकिरण की वजह से, क्योंकि पृथ्वी की गर्मी टकरा करके वापस चली आती है। ठीक है, इस वजह से अगर बादल आसमान में नहीं होगा तो मौसम अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि कमेंट पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था। ठीक है, हो सकता है एक आध दिन और भी लग जाए, लेकिन हाँ आप मन लगा के पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आराम से बैठिए और स्टडी कीजिए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।